नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टूडियो पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इससे पहली जो वीडियो थी वो पोषण के ऊपर थी, यानी हमने पोषण का इसमें फर्स्ट पार्ट डाला था पहली वीडियो में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, यानी हमारी पहली वीडियो को आप देखोगे। ठीक है, तो ये हमारी पोषण की दूसरी क्लास है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि पोषण होता क्या है। ठीक, तो पोषण यानी हमने पढ़ाया था आपको कि जो पोषण होता है, यानी हम कुछ भी खाना खाते हैं तो इसमें हमारे बहुत सारे पोषक पदार्थ छिपे रहते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स और विटामिन। ठीक है, और इन सब के बारे में हम 1 by 1 सबके बारे में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं दूसरी क्लास में कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में सब हम इसी एक वीडियो में इंक्लूड करके लाए हैं। ठीक है, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाद में आपको याद नहीं रहता है। ठीक है, इसको पहले से ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो सर्वप्रथम पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है, कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, खाने में कैसा होता है। ठीक है, तो आप इसको एकदम पहचान लोगे, पर आप ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी प्रकृति में जितनी भी अधिकतर मीठी चीजें होती हैं वो सब क्या कहलाती है? हमारी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कुछ चीजें मीठी होती है, कुछ चीजें नहीं होती, मतलब कुल मिलाकर जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो लगभग मीठी होती है। ठीक है, पर इसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है जो स्वाद में मीठा नहीं होता, जिस प्रकार आपने देखा हो ग्लूकोज बहुत कम मीठा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जैसे कि काइटिन जो शर्करा होती है, ये क्योंकि हमारे कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। ठीक है, आदि सब हमारे ग्लूकोज के यानी हमारे कार्बोहाइड्रेट के रूप है। इनके बारे में 1 by 1 सबके बारे में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक, आपको इतनी जानकारी यहाँ से मिलेगी, किसी जगह से आपको इतनी जानकारी नहीं मिल पाएगी, पर आप यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या होता है, बहुत सारे जैसे CHO यानी इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इनकी ये बहुत सारे बहुलक होते हैं, इनकी जो संरचना जुड़ी रहती है, तो हमारे इनका जो सूत्र होता है CnH2ON होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मानव शरीर का। इसे मानव शरीर का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जिस प्रकार हम सांस लेते हैं तो सांस जब ये हवा जो अंदर जाती है ये क्या काम कर आती है अंदर, यानी जब हम सांस लेते हैं तो अंदर हमारे ग्लूकोज रहता है, उसी ग्लूकोज को जलाकर ये बाहर निकल आती है किसके रूप में? CO2 के रूप में। ठीक है, तो कुछ ऑक्सीजन हमारे अंदर रह जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या काम करती है? हमारे शरीर में जब हवा जाती है तो उसमें से ऑक्सीजन निकल कर क्या काम करती है? ग्लूकोज को जलाती है, और ग्लूकोज जब जलता है तो हमें ऊर्जा मिलती है, जिस कारण हमारे जो शरीर का तापमान या टेम्परेचर होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हमारे शरीर का ईंधन कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट शरीर का 1% यानी कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर का 1% भाग बना हुआ है। ठीक है, यानी हमारे शरीर में 1% आप देखोगे जो हमारे नाखून है, नाखून, ठीक है, ये सब हमारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट का रूप है। उसके बाद आपने देखा होगा बाल, ये भी कार्बोहाइड्रेट का रूप है। कुछ परसेंट इसकी हड्डियों में पाई जाती है, कुछ परसेंट इसकी मात्रा हड्डियों में भी पाई जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है हमारे शरीर में लगभग 1% क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर को जो ऊर्जा देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में लगभग 500 से 400 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा मात्रा हम कार्बोहाइड्रेट की ही खाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा भी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, पर क्वेश्चन अगर एग्जाम में इसलिए ऐसे पूछ ले जाए कि प्रति ग्राम खाने से प्रति ग्राम क्या खाए, यानी 1 ग्राम किसकी मात्रा खाए जिससे हमें ज्यादा ऊर्जा मिल जाए। ठीक है, तो वसा यानी अगर प्रति ग्राम की बात करें तो यानी फैट में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, बात करें कि हमारे शरीर किससे ज्यादा पूर्ति करता है तो कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पर ज्यादा अवेलेबल है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो उसमें CH यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका अनुपात कितना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि 1 ग्राम ग्लूकोज के दहन से कितनी ऊर्जा निकलती है? तो 1 ग्राम ग्लूकोज के दहन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अगर बात करें प्रोटीन से तो प्रोटीन के 1 ग्राम अणु को जलाने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उसके बाद बात करेंगे हमारी फैट को, यानी जो हम वसा खाते हैं, अगर उसकी 1 ग्राम मात्रा जलाए, यानी 1 ग्राम मात्रा हम खाए और वो पूर्ण रूप से दहन हो गई है तो हमें
मिलती है। कितनी मिलती है? 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, यानी कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, प्रकृति में कितने प्रकार से ये मौजूद है, किस रूप में मौजूद है, इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, यानी मोनोसेकेराइड, सर्वप्रथम ये मोनोसेकेराइड होते हैं। इनमें क्या होता है, ग्लूकोज के ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनमें ज्यादा हमारे CHO की ज्यादा मात्रा नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये हमारे मोनोसेकेराइड यानी सरल ये हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोज। उसके बाद बात करते हैं डाइसेकेराइड, यानी ये इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, इन्हीं के 2 या 4 वो मिलके होते हैं। तो मतलब अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाते तो क्या बनता है, सुक्रोज। ठीक है, क्या बनता है, सुक्रोज। अगर हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाते तो क्या बन जाता है, लैक्टोज। उसी प्रकार अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाते तो क्या बनता है, माल्टोज। यानी इन्हीं के हमारे 2 अणु मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, डाइसेकेराइड। उसके बाद बात करते हैं ट्राइसेकेराइड। तो ट्राइसेकेराइड यानी ये हमारे 2 या 3 अणुओं के जटिल रूप होते हैं। ठीक है, ये हमारा काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, इनको पचाने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये हमारे जो पशु बनी जानवर होते हैं वही इनको पचा सकते हैं। ठीक है, मानव इनको पचा नहीं सकता। ठीक है, आपने देखा होगा हम अपने नाखून नहीं खा सकते क्योंकि इसमें काइटिन शर्करा होती है और हम ये हमारे शरीर में पचेगा भी नहीं। ठीक है, हम किसी का जो कंकाल होता है, हिरण के जो सींग होते हैं, भैंस के जो सींग होते हैं वो खाए ले जाते हैं, जबकि हम मांस वगैरह खा लेते हैं, पर उनके सींग वगैरह, खुर वगैरह नहीं खाते क्योंकि उसमें हमारा काइटिन शर्करा होती है और काइटिन शर्करा को हम पचा नहीं सकते क्योंकि एक जटिल शर्करा होती है। ठीक, अब बात करते हैं इनके बारे में धीरे धीरे जो फैक्ट हम इनके बारे में बताएंगे, ग्लूकोज के फैक्ट, फ्रुक्टोज के। ठीक है, तो यहाँ पर बने रहिएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज यानी सर्वप्रथम ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। जब हम कुछ खाते हैं, कुछ भी हमारी बॉडी में जाता है, जैसे कि खाना खाया, चावल वगैरह जो भी है, उन सब में कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या निकालना होता है, सिर्फ ग्लूकोज। क्या निकालते हैं, ग्लूकोज। यानी हमारे शरीर में ग्लूकोज पड़ा रहता है, उस ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन यानी हम हवा सांस लेते हैं अंदर, तो वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को जलाती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम मूवमेंट करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, तो जब सांस लेते हैं तभी ऊर्जा बनती है हमारे शरीर में और हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। ठीक है, उसी प्रकार आपने देखा होगा जैसे मोटरसाइकिल जो होती है, तो मोटरसाइकिल में ईंधन डाल दो, तो ईंधन डालने पर मोटरसाइकिल तब तक ही चलती है जब तक उसमें वो ईंधन पड़ा रहता है, यानी जब तक उसमें पेट्रोल खत्म नहीं होगा, जब तक मोटरसाइकिल चलती रहेगी। पर जितने भी एनिमल्स हैं इनमें ऐसा नहीं होता क्योंकि ये अपना क्या काम करते हैं, अपना जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं। ग्लूकोज के कई अणु मिलकर ग्लाइकोजन का रूप ले लेते हैं। ग्लाइकोजन में ट्राइसेकेराइड, ये जो शर्करा होती है ये हमारे ट्राइसेकेराइड का रूप ले लेती है, ग्लाइकोजन का रूप ले लेती है। इसमें बहुत सारे ग्लूकोज के अणु मिलकर एक ग्लाइकोजन का रूप बना लेते हैं और ये ग्लाइकोजन हमारा लीवर में इकट्ठा रहता है। कहाँ पर रहता है, लीवर में इकट्ठा रहता है। जब हमारा भोजन समाप्त हो जाता है तो हम क्या काम करते हैं, बाद में इसी ग्लाइकोजन को हम ग्लूकोज में तोड़कर और दोबारा से सांस लेते हैं तो हमें ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, पर हमारे गाड़ियों में कोई भोजन स्टोर नहीं रहता, इसलिए उनमें क्या होता है, पेट्रोल जब तक रहता है टंकी में, जब तक वो जलता है, जब तक मोटरसाइकिल चलती है। जब वो जलना बंद हो जाता है, उसमें पेट्रोल खत्म हो जाता है, फिर गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि जैसे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है। ठीक है, ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज के बहुत सारे अणु मिलकर ग्लाइकोजन का एक रूप बनाते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी हमारा भोजन स्टोर रहता है, पर किस रूप में रहता है, पेड़ पौधों में जो भोजन होता है वो हमारा स्टार्च के रूप में इकट्ठा रहता है। यानी स्टार्च जो होता है वो सुक्रोज के बहुत सारे अणु मिलकर बनते हैं, तो उससे क्या बनता है, स्टार्च। वही स्टार्च हमारा पेड़ पौधों में रहता है। ठीक है, पेड़ पौधे बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। उसी प्रकार एक कवक होता है, कवक यानी फफूंद, वो फफूंद भी ग्लाइकोजन के रूप में भोजन इकट्ठा कर रखती है। ठीक है, आपने देखा होगा ये हमेशा छांव वाले इलाके में ही रहती है। छांव यानी छायादार जगह होती है जहां पर सूरज की जो प्रकाश है डायरेक्ट नहीं पड़ता, ऐसी जगहों पर हमारे कवक उगते हैं और वह भोजन किस रूप में इकट्ठा कर रखते हैं, वह भोजन हमारे ग्लाइकोजन के रूप में ही इकट्ठा रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फ्रक्टोज के बारे में। ठीक है, यानी ग्लूकोज के बारे में यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, इसका सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर C6H12O6। ठीक है, सूत्र पूछ लिया जाता है हमसे, तो यहाँ पर लिख देते हैं यानी C6H12O6, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। फ्रक्टोज का सूत्र भी यही होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यानी ग्लूकोज का फ्रक्टोज का सूत्र हमारा C6H12O6 होता है। ठीक है, अगर इसके 2 अणु मिल जाए तो 2 अणु मिलकर इसके सुक्रोज बनाते हैं। ठीक है, बात करते हैं फ्रक्टोज की।
तो फ्रुक्टोज हमारे फलों में, गन्ने में और मीठे फलों आदि में पाया जाता है भरपूर मात्रा में, ठीक है। यानी हमारी प्रकृति की सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज कहलाती है। अगर प्रकृति में सबसे जो मीठी चीनी है वो हमारी फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज शहद में पाया जाता है, यानी फूलों के रस में पाया जाता है, ठीक है। मधुमक्खियां से इकट्ठा कर करके अपने छत्ते में इकट्ठा करती है, जिससे शहद का निर्माण होता है और इसी शहद में क्या रहता है हमारा फ्रुक्टोज, ठीक है। तो शहद को माना जाता है कि अगर आप एक शहद खाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये फ्रुक्टोज, अगर ये प्रकृति की सबसे मीठी चीनी हमारी फ्रुक्टोज होती है। तो अगर बात करें कि कृत्रिम रूप से जो प्रकृति की सबसे मीठी चीनी है, प्रकृति की नहीं से हमारे जो यहाँ यानी जीवन में हमने जो कृत्रिम रूप से जो चीनी बनाते हैं, कृत्रिम रूप से यानी कृत्रिम रूप से बनाई गई चीनी उसको बोलते हैं सैकरीन। यानी प्रकृति से जो मिलती है चीनी वो मिलती है फ्रुक्टोज, जो प्रकृति की सबसे मीठी चीनी है। पर इससे भी 500 गुना मीठी चीनी होती है सैकरीन। क्या होती है? सैकरीन। ये इससे 500 गुना मीठी होती है फ्रुक्टोज से, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी जैसे बरसात के मौसम से पहले गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ती है तो हर रोड पर क्या होते हैं, लोग बाग पानी पिलाना शुरू करते हैं। वो मीठा पानी होता है, उसमें क्या होता है सैकरीन की बोतल यानी 2-4 ढक्कन डालते हैं और पूरा का पूरा टब होता है वो मीठा हो जाता है, क्योंकि ये चीनी से लगभग 500 गुना मीठा होता है, ठीक है। तो प्रकृति की सबसे मीठी चीनी ग्लूकोज, अगर प्रकृति की है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। अगर कृत्रिम रूप से बोले तो सैकरीन, ठीक। यहां तक समझ गए। तो बात करते हैं आगे राइबोज के बारे में। तो राइबोज शर्करा कहाँ पाई जाती है? तो राइबोज शर्करा हमारे डीएनए और आरएनए में पाई जाती है, ठीक है। हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ाया था आपको कि हमारे डीएनए और आरएनए राइबोज शर्करा से मिलकर बने होते हैं, इनमें पेंटोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सुक्रोज, ठीक है। ये हमारे डाइसैकेराइड का पार्ट चल गया, यानी सुक्रोज। तो सुक्रोज के बारे में बात करते हैं। सुक्रोज जो हमारा होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का रूप होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम घर में जो चीनी खाते हैं वो हमारा सुक्रोज यानी हमारी क्या होती है, सुक्रोज ही होती है। अगर उस चीनी को हम क्या काम करेंगे, उसमें H2SO4 डालेंगे या कुछ भी उसका विघटन करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज। क्या निकलेगा? ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज। उसके बाद जो सुक्रोज हमारे गन्ने में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज। तो लैक्टोज जो हमारे ये दूध में पाई जाती है। आपने देखा होगा जितने भी जो अदर कंट्री है, बाहर की जो कंट्री है, वहां पर भैंसों यानी जो भैंस गाय आदि वगैरह है उनके लिए जो चारा है बहुत अच्छा चारा खिलाते हैं। और वहां के जो लोग होते हैं वो दूध में चीनी नहीं डालते, क्योंकि वहां के दूध में बहुत अधिक मात्रा में लैक्टोज पाया जाता है। ये लैक्टोज सेलुलोज से ही निकलता है, क्योंकि वहां पर बहुत अधिक मात्रा में सेलुलोज खाया जाता है, यानी बहुत अच्छी अच्छी वनस्पति खिलाई जाती है। आपने देखा होगा एक एलिफेंट ग्रास करके नाम, एलिफेंट ग्रास करके वो बड़ी बड़ी घास होती है, अगर वो वहां पर ज्यादा विदेशों में वही चलती है, ठीक है। और उसे खाते हैं जो भैंस वगैरह पशु होते हैं, तो उनसे बहुत अधिक मात्रा में उनके दूध में लैक्टोज की मात्रा निकल आती है, जिससे ये हमारे एक मीठा दूध हो जाता है। यहाँ वहाँ के जो विदेशी जो लोग होते हैं वे अपने दूध में बहुत कम चीनी डालते हैं, चीनी डालते ही नहीं है, ऐसे ही पी लेते हैं, क्योंकि वहाँ का दूध लगभग बहुत ज्यादा मीठा होता है। पर हमारे यहाँ के जो पशु होते हैं उनको इतना अच्छा चारा नहीं दिया जाता इनके, इसके लिए इनके दूध में बहुत कम मात्रा में लैक्टोज पाया जाता है और दूध बहुत कम मात्रा में मीठा हो पाता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कि जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का मिश्रण होता है, एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु गैलेक्टोज का। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है हमारा लैक्टोज। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज, और इसी दूध में हमारा ग्लूकोज भी पाया जाता है, ठीक है। यानी ग्लूकोज से ऊर्जा, दूध से ऊर्जा मिलती है किसके रूप में, क्योंकि उसमें लैक्टोज पाया था, लैक्टोज में क्या पाया था, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज, और ग्लूकोज में हमारा जो दूध है दूध में ग्लूकोज छिपा रहता है, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। और यही लैक्टोज हमारे शरीर में जल्दी से घुलता नहीं है, ठीक है। ये हमारी आंत में पड़ा रहता है, यानी छोटी जो आंत होती है उस आंत में पड़ा रहता है, यानी जल्दी से हमारे शरीर में पचता नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा दूध को पचाने के लिए धीरे धीरे आपने देखा होगा एक चीज कि जैसे कि जो बच्चा होता है वो दूध को जल्दी पचा लेता है, क्योंकि उसके सारे अंग लीवर वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। पर जो बूढ़े लोग जो लोग होते हैं वो दूध को नहीं पचा पाते सही से, और वो हल्का फुल्का दूध पीते हैं और उसी को उनमें बदहजमी से होने लगती है, ठीक है। क्योंकि उनमें लैक्टोज रहती है शर्करा, ये लैक्टोज हम आसानी से नहीं पचती, इसको पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, और ये हमारे शरीर में आंत में पड़ा रहता है, बहुत देर में पचता है। इससे एक हमारे जो शरीर में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। वह बैक्टीरिया हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में विटामिन बी का निर्माण, यानी विटामिन जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है, 12 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं विटामिन के। इन 12 कॉम्प्लेक्स का निर्माण कौन करते हैं, छोटे छोटे जीवाणु जो हमारी आंत में पड़े रहते हैं। उन जीवाणु का निर्माण कौन करता है, यही लैक्टोज, क्योंकि हमारे आंत में जाकर सड़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया बनते हैं, और वही बैक्टीरिया किसका निर्माण करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब बात करते हैं माल्टोज के बारे में, ठीक है।
तो माल्टोज हमारी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी अगर 2 ग्लूकोज के अणु मिला दे तो क्या बनता है हमारा माल्टोज बनता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं काइटिन शर्करा। तो काइटिन शर्करा क्या होती है? काइटिन शर्करा आपने देखा होगा जितने भी जो बाहरी जो खोल होते हैं जानवरों के यानी कुछ छोटे छोटे जो जीव भी होते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं उनके ऊपर जो हार्ड जो खोल पाए जाते हैं, कछुए की जो ऊपरी जो परत होती है कछुए की, उसके बाद भैंस के जो सींग होते हैं, ठीक है, हमारे जो नाखून होते हैं और फिर हमारे जो बाल होते हैं वो सब किसके बने होते हैं? काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, ये हमारी हार्ड शर्करा होती है। इन्हीं बहुत सारी शर्कराओं को मिलाकर यानी बहुत सारी शर्करा मिलकर एक क्या बनती है? हमारी ट्राइसेकेराइड बनती है, जिनको हम काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन कहते हैं। इनको हम खाएंगे तो हम इनको पचा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इनको पचाने के लिए अपेंडिक्स की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर में अपेंडिक्स नहीं होती है, अपेंडिक्स बहुत छोटी होती है, जबकि जानवरों के शरीर में बड़ी बड़ी अपेंडिक्स पाई जाती है, इसलिए जानवर इस सेलुलोज को पचा लेते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज मतलब ये काइटिन, सेलुलोज या स्टार्च वगैरह को पचा लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ जानवर होते हैं जैसे ये सब क्या करते हैं, जो भैंस के जो खुर वगैरह है इनको भी धीरे धीरे खाने लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? अपेंडिक्स पाई जाती है और इसको पचा लेते हैं। ठीक है, तो काइटिन समझ गए आप, यानी हमारे खुर, सींग, बाल, नाखून आदि किसके बने थे? काइटिन शर्करा के बने होते हैं। फिर बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज एक बहुत हार्ड शर्करा है। ठीक है, इससे क्या होता है आपने देखा होगा जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों में जो उनकी बाहरी जो आवरण होता है, इनकी जो छाल होती है या उनका जो तना वगैरह, इन सब चीजों में क्या बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। इन सब की बॉडी, इनकी जो कोशिका होती है, कोशिका व्यक्ति जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो हमारी सेलुलोज की बनी होती है, इसलिए इनकी जो बाहरी परत होती है बहुत टफ होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा टफ होती है। उसके बाद देखते हैं कि सेलुलोज जितने भी जानवर वगैरह होते हैं, भैंस वगैरह होती है, ये सेलुलोज खा लेते हैं। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? हमारा जितने भी हरे जो घास वगैरह हो गए, ठीक है, वनस्पति हो गई, पेड़ों की छाल हो गई, इन सबको भैंस वगैरह खाकर स्टार्च हो, ठीक है, स्टार्च। इन्हें स्टार्च क्या होता है? हमने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, इन पेड़ पौधे में हमारा फ्लोएम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लोएम। और एक क्या पाया जाता है? हमारा जाइलम। एक जाइलम पाया जाता है, एक फ्लोएम पाया जाता है। फ्लोएम क्या काम करता है? सुक्रोज को यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोता है। सुक्रोज हमारा इन सब का क्या होता है? फूड होता है। किनका? हमारे पेड़ पौधों का। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी एक सरल यानी हमारी जो बॉडी होती है वो एक नॉर्मल बॉडी होती है। ठीक है, कुछ ज्यादा इनमें जटिल संरचना नहीं पाई जाती। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पर जो हमारी बॉडी होती है उनमें एक यानी क्या होता है? सरल ग्लूकोज यानी सरल शर्करा पाई जाती है। सरल शर्करा मतलब ग्लूकोज, यानी हमारी बॉडी में क्या पाई जाती है? ग्लूकोज। उसी ग्लूकोज हमारे भोजन यानी हमारे शरीर का ईंधन होता है। इसी प्रकार जितने भी पेड़ पौधे होते हैं इनकी जो बनावट होती है, इनकी संरचना होती है बहुत जटिल होती है, इसलिए उनमें जटिल शर्करा पाई जाती है। और जटिल शर्करा क्या कहलाती है? हमारी शर्करा। ये जटिल शर्करा होती है हमारी सुक्रोज। सुक्रोज यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है, यानी हमारे जो शरीर का जो भोजन होता है वो होता है ग्लूकोज। पर अगर पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में जो भोजन होता है वो होता है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज यानी हमारा चीनी। ठीक है, तो वही चीनी क्या जो हमारे चीनी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन ढोता है? तो वो ढोता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम ही जिस मतलब भुजा को या जिस पत्ती को ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी भोजन की, तो उसी वहीं पर सुक्रोज ज्यादा ट्रांसफर कर देगा। आपने देखा होगा जो जिस एरिया यानी आपने देखा होगा हमारा जो पेड़ पौधा होता है यानी उसका जितना भी हिस्सा धूप की तरफ रहता है तो वहां पर ज्यादा फल आते हैं, पर जो हिस्सा छांव में रहता है तो उस पर कम फल आते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा भोजन बनेगा। और ज्यादा भोजन बनेगा यानी वहां पर ज्यादा क्या बनेगी? वहां पर सुक्रोज ज्यादा बनेगी। सुक्रोज ज्यादा बनेगी तो वहां पर फल फूल ज्यादा आएंगे और वहां पर वो अच्छी ग्रोथ कर लेगा। ठीक है, तो पेड़ पौधा का भोजन क्या होता है? सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। और इसी सुक्रोज को कौन ढोता है? फ्लोएम। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको कौन फ्लो करता है? फ्लोएम। एक हमारा एंजाइम होता है पेड़ पौधों में। ठीक है, बात करते हैं कि पेड़ पौधे होते हैं जैसे धूप नहीं निकलती तो पेड़ पौधे कैसे जीवित रह पाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जिस प्रकार हम भी बिना खाने के जीवित रह सकते हैं कई दिनों तक, इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी जो सुक्रोज होती है वो सुक्रोज हमारे स्टार्च के रूप ले लेती है। स्टार्च के रूप में वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है और धीरे धीरे जब धूप निकलनी बंद हो जाती है, कई दिनों तक धूप नहीं निकलती सर्दियों में, तो उस समय ये भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? या रात में भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो रात में ये भोजन स्टार्च को सुक्रोज में तोड़कर और वहां से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों फंक्शन समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जिस यानी एनिमल अपना जो भोजन होता है यानी ग्लूकोज, हमने कहा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें जो
शर्करा होती है, वो जो सरल शर्करा होती है वो हमारे शरीर में भोजन का काम करती है, यानी फूड का काम करती है, वो होती है हमारी ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज से हम क्या बना लेते हैं, हम ग्लाइकोजन बना लेते हैं, और ग्लाइकोजन हमारे इसमें लीवर में इकट्ठा रहती है। जब भी जरूरत पड़ती है हम ग्लाइकोजन से ग्लूकोज तोड़ते हैं और सांस लेते हैं, और तोड़कर उसको हम अपने शरीर का तापमान बना लेते हैं, और जिससे हमारे जो ब्लड होता है उसका एक निश्चित टेम्परेचर हो जाता है, जिससे वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। सॉरी अभी तो रह गया है, कार्य बताएंगे इसके। ठीक है, तो कार्य कार्बोहाइड्रेट के हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो इस सर्वप्रथम भोजन को स्टोर करना, हमने यहाँ पर बताया आपको भोजन कैसे स्टोर होता है हमारे शरीर में। उसके बाद ऊर्जा की पूर्ति करना, हमने कहा कि हम अपने दैनिक जीवन में लगभग 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसमें ग्लूकोज रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन सी का निर्माण करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। आपने देखा होगा जितनी भी सब्जियां होती हैं या फल होते हैं तो इनके जो ऊपरी जो परत होती है उनमें हमारा विटामिन सी छिपा रहता है। ठीक है, अगर हम आप कटी हुई यानी छिली हुई सब्जियों को धो डालेंगे तो उसमें से विटामिन सी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम सब्जियों को पहले छीलने से पहले धुल लेना चाहिए। ठीक है, यानी छीलने के बाद हमें सब्जियों को नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि उसमें से विटामिन सी खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आप आलू को छीलोगे तो उसमें से क्या खत्म हो जाएगा, छीलकर धोगे तो विटामिन सी खत्म हो जाएगा। अगर आप छीलने से पहले ही उसको धोगे और फिर उसके बाद छीलकर पकाओगे तो उसमें विटामिन सी मौजूद रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इनका जो कार्य एक न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक अम्ल यानी एसिड, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कौन करता है, हमारा न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद बात करते हैं कि जंतु का कंकाल, यानी हमने इससे पहले पढ़ा आपको कि जंतु कंकाल यानी हमारे अंदर भी जो बाहरी कंकाल यानी नाखून होते हैं, बाल होते हैं, हमारे बाहरी कंकाल होते हैं, इनका निर्माण होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद जंतु में जितने भी सींग, खुर आदि होते हैं, इसका निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पर। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के थोड़े से फैक्ट के बारे में। ठीक है, सबसे प्रथम बात करते हैं स्टार्च के बारे में। तो आपने देखा होगा जितने भी जो हमारे कैप्सूल होते हैं, उन कैप्सूल के ऊपर जो खोल होता है, ऊपरी खोल होता है, वो हमारा किसका बना होता है, हमारा स्टार्च का बना होता है। और स्टार्च कहाँ पाया जाता है, यानी हमारे जो अनाज होते हैं, जितने भी गेहूं, दाल, यानी जो छिलके होते हैं, इन छिलकों में क्या पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। और जितनी भी जड़ों वाली सब्जी, यानी जो हमारी सब्जी जो जड़ में लगती है, जैसे आलू, गाजर, मूली, शलगम आदि, इन सब में बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, हमारा स्टार्च पाया जाता है। हमने देखा होगा शलगम में मीठा लगता है, किसकी वजह से, क्योंकि उसमें स्टार्च पाया जाता है। गाजर में मीठी लगती है किसकी वजह से, क्योंकि उसमें स्टार्च पाया जाता है। इसी प्रकार आलू भी हमें मीठा लगता है। कब लगता है मीठा, वो आलू हमें तब मीठा लगता है जब आलू खुदने के पश्चात 3-4 महीने का हो जाता है। उसके बाद उस पर बहुत हार्ड जो छिलका उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, आलू हमें धीरे धीरे मीठा लगने लगता है। ठीक है, ताजा आलू मीठा नहीं लगता, पर जो बासी आलू होता है जिसमें 4-5 महीने हो गए खुदे हुए, तो वो हमें मीठा लगने लगता है। किसकी वजह से, स्टार्च की वजह से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू किसकी वजह से मीठा लगता है, तो स्टार्च की वजह से। स्टार्च एक शर्करा होती है, ये हमारी शुगर होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रुधिर शर्करा। रुधिर शर्करा किसे कहते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि रुधिर शर्करा किसे कहते हैं, तो रुधिर शर्करा ग्लूकोज को कहते हैं। ये पूछा जाता है कि हमारे ब्लड में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, हमारे बॉडी में जो शुगर की जो यानी शुगर हमारी बॉडी में क्या बनता है, हमारा ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज को कौन नियंत्रित करता है, इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज के यहाँ पर बनता है और ये इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा जब यानी जो शुगर का जो मरीज होता है उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें इंसुलिन बन जाए। इंसुलिन ही क्या काम करता है, ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर हमारे ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज बन जाता है तो यानी हमारे जो ब्लड होता है वो मीठा हो जाता है। मीठा यानी उसमें बहुत मधुमेह की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिससे कुछ भी घाव वगैरह होते हैं तो वो जल्दी से ठीक नहीं होते, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो पतला पड़ जाता है और आसपास की बहुत सारी बीमारियों से वो ग्रसित हो जाता है, क्योंकि हमारी जो खून होता है उसमें एंटीबॉडी भी बनने लगती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टेबल शुगर। टेबल शुगर किसे कहते हैं, तो टेबल शुगर हम सुक्रोज को कहते हैं, जो हमारे घरों में यूज होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इमरजेंसी ऊर्जा। तो इमरजेंसी ऊर्जा किसे कहते हैं, ग्लूकोज को। यानी आपने देखा होगा जब भी जैसे खिलाड़ी वगैरह होते हैं और ये बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो अपने साथ क्या लेते हैं, ग्लूकोज का पैकेट ले जाते हैं और उससे क्या काम करते हैं, ये ग्लूकोज को पीते हैं और तुरंत एनर्जी ले लेते हैं।
एक चीज और देखी होगी आपने, जैसे जब सर्दी आती है तो सर्दियों में हम क्या करते हैं, हम सूरज से ऊर्जा लेते हैं, पर जब धीरे धीरे गर्मी होती है तो गर्मी में क्या होता है, जो सूर्य होता है वही हमसे ऊर्जा छीनता है। क्या छीनता है, हमसे ऊर्जा छीनता है। तो हमें जल्दी से ऊर्जा लेने के लिए क्या काम करना पड़ता है, ग्लूकोन डी यानी ग्लूकोज पीना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार जब आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको क्या काम करते हैं, वो बेड पर लेटाते हैं और उसको ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये हमारी एक तत्कालिक ऊर्जा का काम करता है। ठीक है, एक चीज और देखी होगी आपने कि हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाएं कुछ भी पिए तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, ग्लूकोज। ठीक है, तो हम जैसे जो कोमा में व्यक्ति पड़े रहते हैं, बेहोश व्यक्ति पड़े रहते हैं, उनको हमेशा ग्लूकोज चढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बेड पर पड़ा रहता है, खाने की जरूरत तो उसको भी होती है पर वो मुंह से नहीं खा सकता, इसलिए हम उसको डायरेक्ट ही ग्लूकोज देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा 55 सालों से कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा रहता है, फिर वो जिंदा कैसे रहता है, क्योंकि ग्लूकोज तो उसके अंदर बन नहीं रहा। तो हम क्या काम करते हैं, बाहर से ग्लूकोज डालते हैं, यानी ग्लूकोज यानी खाना खिलाने से अच्छा है उसको ग्लूकोज चढ़ा दें। अगर आपको हम 100 सालों तक यानी जितनी भी आपकी उम्र है बिना खाने खाए आपको जिंदा रख सकते हैं, किस वजह से कि आपको सिर्फ हमेशा ग्लूकोज मिलता रहेगा। ग्लूकोज मिलता रहेगा तो आप जीवित रहेंगे, इसलिए अगर आपको हम ग्लूकोज चढ़ाते रहें तो आप बिना खाए पिए बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं। इसी प्रकार जो कोमा में जो लोग पड़े रहते हैं उनको क्या दिया जाता है, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते रहते हैं और वो व्यक्ति 5, 6, 10 साल तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। ठीक है, उसके बाद कपास, यानी कपास के जो रेशे होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो सेलुलोज शर्करा के बने होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है कि पेड़ पौधों में शर्करा का निर्माण कैसे होता है। हमने देख लिया कि हम जब भी खाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो इसी प्रकार पेड़ पौधों में शर्करा कैसे बनती है, कैसे उनके अंदर ऊर्जा आती है। तो पेड़ पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, जड़ से नीचे जो जड़ों से पानी जाता है ऊपर पत्तियों में, यानी इसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। एक क्लोरोफिल तत्व होता है जो हमारे पेड़ पौधों की हरी हरी पत्तियों में पाया जाता है। इनमें पानी रहता है, क्या रहता है, इनमें पानी रहता है, प्लस बाहर से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, यानी पानी पहले से मौजूद रहता है, CO2 क्या लेते हैं, बाहर से लेते हैं। जब ये आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें शर्करा मिलती है। क्या मिलती है, शर्करा, प्लस बाहर क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमारा इनका पेड़ पौधों का एक बाई प्रोडक्ट है, यानी वेस्ट मटेरियल है। जिस प्रकार हम सांस लेते हैं और जब उस सांस में हमारा कार्बन डाई वगैरह बहुत सारी गैसें जाती हैं, पर हम बाहर क्या निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यह हमारा वेस्ट मटेरियल है। इसी प्रकार पेड़ पौधे CO2 लेते हैं बाहर से और ये बाहर क्या निकाल देते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो पेड़ पौधे हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति भी करते हैं। और क्या, पानी प्लस CO2 फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, तो पानी प्लस CO2 क्या बना देता है, शर्करा। क्या बना देता है, शर्करा। उसके बाद बात करते हैं ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज शरीर में टूटता है। यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब ग्लूकोज शरीर में किस रूप में टूटता है, तो ग्लूकोज शरीर में 2 पायरुविक अम्ल में टूटता है, यानी 2 पायरुविक अम्ल में टूटता है। और इससे क्या बनते हैं, 36 ATP हमारे, यानी 36 ATP अणु बनते हैं ऊर्जा के। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि 38 ATP अणु बनते हैं। वो 38 ATP हमारे शरीर में 2 श्वसन होते हैं, एक आंतरिक श्वसन, एक बाह्य श्वसन। ठीक है, तो आंतरिक श्वसन में 2 ATP मिलते हैं और बाह्य श्वसन में हमें 36 ATP मिलते हैं। यानी जो हमारा आंतरिक, एक हमारा आंतरिक श्वसन हो गया, एक हमारा बाह्य श्वसन हो गया। तो जो हमारा जो ग्लूकोज होता है वो हमारे जो बाह्य श्वसन होता है वहां पर जो ग्लूकोज होता है वो हमारा 36 ATP में टूटता है। कितने, 36 ATP, मतलब सॉरी 2 पायरुविक अम्ल में टूटता है। और वह 2 पायरुविक अम्ल क्या बनाते हैं, 36 ATP। कितने बनाते हैं, 36 ATP। और जो है आंतरिक जो श्वसन होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियम होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियम होता है और ये हमारा कोशिका दबों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 ATP का निर्माण होता है। और कुल मिलाकर जब हम एक सांस लेते हैं तो हमारे अंदर 38 ATP ऊर्जा बनती है। यही 38 ATP ऊर्जा हमारी बॉडी का जो तापमान होता है उसको 37 डिग्री बनाने में सक्सेसफुल रहती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। किसकी वजह से, वो 38 ATP ऊर्जा की वजह से। इस ATP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, एटिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है इसका, यानी 38 ATP एटिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, यानी जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हमने बताया यहाँ पर कि ये जीव द्रव्य, यानी कोशिका जो बाहरी आवरण होता है उसके अंदर जो द्रव होता है उसके अंदर, और हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया और जीव द्रव्य में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज 2 जगह टूटता है, एक हमारा कोशिका द्रव में और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं यकृत, यानी जब यकृत में आपने देखा होगा, हमने बताया भी आपको उससे पहले कि जब ग्लूकोज हमारे बॉडी में बनता है तो उससे हम डायरेक्ट ऊर्जा लेते रहते हैं, पर जब हम ज्यादा ही ग्लूकोज बन जाता है हमारे शरीर को तो हम उसको ग्लाइकोजन में इकट्ठा कर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जब यानी जब लीवर होता है, हमारे लीवर की जो बहुत अधिक मात्रा में ग्लाइकोजन इकट्ठा कर लेता है, ग्लूकोज भी बन जाता है, तो उस समय क्या होता है, इन सबकी जो मात्रा पूरी हो जाती है, यानी ग्लाइकोजन की मात्रा हमारे शरीर में पूरी हो जाती है, ज्यादा ग्लाइकोजन हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी 3-4 दिन तक का ही हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद का जो होता है, हम अगर ज्यादा खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर बताया कि जो हमारे शरीर में जितना भी फैट बनता है, अगर हम फालतू खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में अधिक फैट बनेगा। ठीक है, तो इसका उपाय है, अगर आपको अपने शरीर का फैट कम करना हो तो आपको अपना जो खाना है वो थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ज्यादा खाना खाओगे तो ज्यादा खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जितना खाना की आवश्यकता होती है उसका बन जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोजन, पर बाकी का क्या बन जाएगा, फैट यानी हमारी ये जो चर्बी जो लटकी रहती है हमारे शरीर का जो वजन होता है। ठीक है, ये यानी अगली वीडियो में हम फैट और प्रोटीन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, उससे अगली वीडियो में हम आपको विटामिन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब देखो शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी जो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट 2 रूपों में मिलता है, एक तो स्टार्च के रूप में, एक हमारा सुक्रोज के रूप में। ये सुक्रोज हमारा फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के रूप में टूटती है। ठीक है, तो स्टार्च यानी कहाँ से हम स्टार्च के रूप यानी स्टार्च कहाँ से लेते हैं, आपने देखा होगा जैसे गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा और जड़ वाली सब्जियां होती है, इनके जो वो छिलके होते हैं। ठीक, क्या जैसे गेहूं का जो चोकर हो गया, धान जो ऊपर चावल की जो पॉलिश हो गई, फिर ज्वार, मक्का आदि, इनमें क्या होता है, ऊपरी जो छिलका होता है उसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। उसी स्टार्च, यही स्टार्च भोजन को क्या बनाता है, चिकना बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो गेहूं होता है, वो गेहूं की जो रोटी है, रोटी जैसे आपने देखा होगा मक्का की रोटी इतनी आसानी से नहीं बनती, धान की रोटी इतनी आसानी से नहीं बनती, पर गेहूं की रोटी बहुत आसानी से बन जाती है, क्योंकि गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है। ग्लूटीन पाया जाता है, जिससे रोटी हमारी चिपचिपी बनती है। आपने देखा होगा, इस पर आप पोस्टर चिपकाने के लिए हम लेई बना लेते हैं, किससे, आटे से लेई बना लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम ग्लूटीन कहते हैं। ठीक है, इसे ये ग्लूटीन क्या काम करता है, बहुत उसे सॉफ्ट बनाने का काम करता है। ठीक है, तो हम जो भी खाना खाते हैं तो उसमें हम चबा कर उसको बहुत ज्यादा चिकना बना देते हैं, किसके कारण, ग्लूटीन के कारण। ठीक है, ग्लूटीन ये हमारा किसमें पाया जाता है, हमारा चोकर में। ठीक है, चोकर यानी ये मंड होता है एक प्रकार का, आपने देखा होगा मंड, यानी चावल बनाते हैं, चावल में से क्या निकलता है, मंड वही होता है मंड। तो ठीक है, तो अक्सर सेहत के लिए गेहूं की रोटी अच्छी मानी जाती है, धान वगैरह की रोटी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब आप चक्की में गए होंगे यानी सेलर में गए होंगे तो वहां पे आपने धान खुटवाए होंगे, तो धान खुटने वाला है जो छिलका भी उतार लेता है, प्लस धान की पॉलिश भी उतार लेता है। जब धान की पॉलिश उतर जाती है उसी के साथ उसका यानी मंड यानी स्टार्च भी चला जाता है। उसके बाद जब हमारे घर में चावल बनते हैं तो चावल हमारे यहाँ उबाल कर बनते हैं, उबलकर जब चावल बनते हैं तो उसके ऊपर से हम जो मंड है वो निकाल कर फेंक देते हैं, तो बाकी जो रह जाता है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रह जाता है, जो यानी इसलिए जो हमारे जो चावल होते हैं सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते, जबकि जो गेहूं होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। इसी प्रकार जो मैदा होता है उस मैदा में से हम चोकर निकाल लेते हैं, मैदे की रोटी हमारे शरीर में नहीं पचती, जबकि गेहूं की रोटी अच्छे से पच जाती है, क्योंकि गेहूं में हमारा चोकर होता है और उस चोकर में मंड पाया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा यानी चिकना पदार्थ ग्लूटीन पाया जाता है, जिससे भोजन क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, पूरे शरीर में हमारा पच जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सुक्रोज, यानी सुक्रोज ये हमारे जितने भी मीठे फल हो गए, यानी मीठे के रूप में जब प्राप्त करते हैं वो सुक्रोज के रूप में रहता है। हमारा जितना भी जैसे गुड़ खा लिया, चीनी खा ली, ठीक है, उसके बाद हमने जितने भी फल वगैरह खाए तो ये सब चीजें हमारे मीठे के रूप में निकलती है, यानी फ्रक्टोज और ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, तो गन्ना, फल, ड्राई फ्रूट आदि इन सब में क्या पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप इसके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो में हमने यहाँ पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, अगली वीडियो में हम प्रोटीन और फैट यानी वसा, इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको दिख भी गया होगा कि हम कितनी डिटेल में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, विटामिन। ठीक है, तो हम लगभग 2 क्लासों में ये पोर्शन आपको पूरा कर देंगे, ये पोर्शन का दूसरा चैप्टर था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।